आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से काफी सालों पहले जब मेरी उम्र महज 19 वर्ष की थी, तब मेरे साथ ये घटना घटी थी। इस घटना ने मेरे भूत प्रेत देखने का नजरिया ही बदल दिया। पहले मैं भूत प्रेत इन सब बातों को एक सिरे से ही नकार देता था, मगर इस घटना के बाद से भूत प्रेत का नाम सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस समय मेरे भैया को छोड़कर हमारा पूरा परिवार गांव में रहा करता था और मेरे भैया शहर में रहकर काम किया करते थे, जिस कारण भैया काफी दिनों के बाद छुट्टियों में गांव आया करते थे। उस समय मैं पढ़ाई के साथ साथ खेती में अपने पापा का हाथ बटाया करता था। एक दिन मैं दोपहर के 12 बजे अपने घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था कि तभी हेमंत भागता हुआ मेरे घर आया और बोला, भानु चल, तेरे भैया ने फोन किया है। असल में हेमंत मुखिया जी का बेटा है और मेरा काफी अच्छा दोस्त है। उस समय हमारे पूरे गांव में एक ही लैंडलाइन फोन हुआ करता था, मुखिया जी के घर में, और मेरे भैया को जब भी हमसे बात करना होता था तो वो मुखिया जी के लैंडलाइन पर ही कॉल किया करते थे। हेमंत की ये बात सुनने के बाद मैं भागता हुआ उसके घर गया तो मेरे भैया से बात करते ही भैया ने कहा, भानु मैं आज आ रहा हूँ तो तू रात को स्टेशन साइकिल लेकर आ जाना। भैया के मुंह से ये सुनते ही मैं काफी खुश हुआ और मैंने भैया से कहा, वो तो ठीक है भैया, मैं तो आ जाऊंगा, मगर आप कितने बजे आ रहे हैं? इस पर भैया ने कहा, मैं रात के 11 बजे गांव के स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा, तो तू रात के 10 बजे घर से निकल जाना। इतना बोलकर भैया ने फोन रख दिया, जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने घर गया और घर वालों को पूरी बात बताई। तो मेरी बात सुनकर घर वाले काफी खुश हुए, जिसके बाद माँ भैया के पसंद का खाना बनाने में लग गई। पापा भी भैया के आने की खबर सुनकर काफी खुश थे। फिर मैं और पापा खेत चले गए और 2 घंटे बाद खेत से वापस लौटे। 10 घंटे का ये समय तो मानो बीत ही नहीं रहा था। खुशी के मारे ना तो हमसे खाया जा रहा था और ना ही नींद आ रही थी। बस हमारी निगाहें खुद ब खुद बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी। ऐसे तो मैं हर दोपहर को सो जाया करता था, मगर आज मैं खुशी के मारे सो नहीं पाया। खैर 10 घंटे 10 साल की तरह बिताने के बाद अब वो वक्त आ ही गया जब मुझे स्टेशन जाने के लिए घर से निकलना था। तो मैंने फटाफट से अपना साइकिल निकाला और घर वालों को आता हूँ बोलकर स्टेशन की तरफ चलता बना। उस समय हमारे गांव में रात के 10 बजना यानी काफी रात, जिस कारण घर के बाहर निकलते ही मैंने देखा कि बाहर का माहौल एकदम ही वीरान सा हो गया था। हालांकि ये तो मुझे पता ही था कि हमारे गांव के लोग अंधेरा होने के बाद काफी कम निकलते हैं और रात को जल्दी सो जाया करते हैं, तो इतनी रात गए बाहर कौन होगा। खैर मैं वहां खड़े खड़े समय जाया ना करके स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। उस वक्त हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, जिस वजह से रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। वो भी इतना घना अंधेरा कि मुझे आगे का रास्ता भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। रास्ते के किनारे घने जंगल होने के कारण चांद की हल्की रोशनी भी रास्ते तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही थी। खैर भला तो हो इस बात का कि उस समय हम सभी लोग अपने साथ रात के वक्त एक टॉर्च रखा करते थे, जो रात के अंधेरे से लड़ने के लिए एक हथियार का काम किया करती थी। तो मैंने अपना टॉर्च निकालकर जलाया और अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। चारों तरफ इतना सन्नाटा फैला हुआ था कि मेरे साइकिल चलाने की आवाज काफी तेज सुनाई पड़ रही थी, जिससे मुझे काफी डर लग रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर
साइकिल की आवाज़ सुनकर मुझ पर हमला न कर दे, क्योंकि उस समय हमारे गांव में जंगली जानवरों का आतंक काफ़ी ज़्यादा था। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें उस पूरे माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। हमारे यहाँ से स्टेशन करीबन 45 मिनट का रास्ता था, तो मुझे अभी काफ़ी देर साइकिल चलाना पड़ेगा। ये सोचकर मैंने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ दूर साइकिल चलाने के बाद मैं गांव के रास्ते से अलग एक कच्चे रास्ते पर पहुंचा, तो वो रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा वीरान था। ऊपर से कच्चा रास्ता होने के कारण मुझे साइकिल चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। खैर, अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मेरी साइकिल एकदम से रुक गई। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? चलती साइकिल अचानक से कैसे रुक सकती है? मैंने तो ब्रेक भी नहीं दबाया। मैं पेडल मारकर साइकिल आगे बढ़ाने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, मगर मेरी साइकिल थी जो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी साइकिल आगे क्यों नहीं बढ़ रही? कहीं साइकिल के नीचे कुछ फंस तो नहीं गया? ये सोचकर जब मैंने अपनी निगाहें पीछे घुमाई तो मेरे होश उड़ गए और मेरा सर एकदम से घूमने लगा। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी साइकिल किसी चीज में फंसी नहीं थी, बल्कि एक आदमी पेड़ के ऊपर बैठकर अपने लंबे हाथ बढ़ाकर मेरी साइकिल को पीछे से पकड़कर रखा था। मगर किसी का हाथ इतना लंबा कैसे हो सकता है? जिसके बाद मैंने अपनी टॉर्च की लाइट को पेड़ के ऊपर बैठे उस आदमी की ओर घुमाई, तो उस आदमी के ऊपर टॉर्च की लाइट पड़ते ही जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे शरीर में खून की जगह करंट दौड़ने लगा और मेरे हाथ पैर जोर जोर से कांपने लगे, क्योंकि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। साथ ही साथ उसके सिर पर 2 सींग भी निकले हुए थे। ये देखकर मैं समझ गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है, और शायद वो शैतान अब मुझे भी मार डालेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, कि तभी उस शैतान ने अपने लंबे हाथ बढ़ाकर मेरा गला पकड़ लिया। अब मैं अपने बचने की उम्मीद छोड़ चुका था और मैंने अपने आप को मरा हुआ मान लिया था। फिर भी मैं हिम्मत जुटाकर उस शैतान के हाथों से अपने गले को छुड़ाने लगा, और शायद उस दिन मेरी किस्मत में मरना नहीं लिखा हुआ था, जिस कारण उस भूत के हाथ से मैंने अपना गला छुड़ा लिया और मैं सीधे भागता हुआ स्टेशन पहुंचा, जहां मेरे भैया मेरा ही इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद मैंने अपनी पूरी आप बीती भैया को बताई और मैं उनके साथ वापस घर आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ट्रेन में बैठे बैठे मैं अब काफ़ी बोर होने लगा था, क्योंकि ट्रेन करीब 1.5 घंटों से जंगलों के बीच खड़ी थी। मैंने जब इधर उधर पता किया तो मुझे पता चला कि आगे मालगाड़ी पटरी पर से उतर गई है, जिस कारण अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने जब घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था शाम के 5 बजे का, जिस कारण मैंने मन ही मन में कहा, आज लगता है दिन ही खराब है। एक तो दोपहर वाली ट्रेन छूट गई और जब शाम वाली ट्रेन पकड़ी तो वो भी तब से खड़ी है। अब पता नहीं गांव कब पहुंचूंगा। तकरीबन आधा घंटा और इंतजार करने के बाद ट्रेन उस वीरान जंगल से खुली और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगी। दरअसल मैं करीब 7 सालों के बाद अपने चाचा के घर अपने गांव जा रहा हूँ। गांव की हरियाली में रहना मुझे काफ़ी पसंद है, मगर मैं अपने काम के चलते जा नहीं पाता हूँ। खैर, जब मैं गांव के स्टेशन पर उतरा तो वक्त हो रहा था रात के 11 बजे का।
ट्रेन ने 2 घंटा लेट किया, वरना मैं 9 बजे तक पहुंच जाता। ट्रेन से उतरकर मैंने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो पूरे स्टेशन पर घने अंधेरे और कोहरे के सिवा मुझे और कुछ नहीं दिखा। और ऐसा हो भी क्यों ना, एक तो इतनी रात, ऊपर से गांव का इलाका। चलकर मैं स्टेशन से बाहर निकला तो बाहर भी उसी तरह का सन्नाटा पसरा हुआ था। बस एक चाय वाले की दुकान ही खुली हुई थी, जो अब धीरे धीरे अपनी दुकान भी बंद कर रहा था। मैं चलकर उस चाय की दुकान में गया तो उस चाय वाले ने मुझे चाय पिलाया। अभी मैं चाय पी ही रहा था कि तभी उस चाय वाले ने कहा, भाई साहब, आप इतनी रात को इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे? जिस पर मैंने उस चाय वाले से कहा, वो मैं पीपल गांव जाऊंगा, अपने चाचा के घर। जिस पर उस चाय वाले ने कहा, अभी तो आपको कोई रिक्शा नहीं मिलेगी, तो आप जाइएगा कैसे? उस आदमी की ये बात सुनकर मैं थोड़ा चिंता में पड़ गया कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस चाय वाले ने कहा, एक उपाय है साहब, बिरजू का टांगा। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर एकदम से मेरा चेहरा खिल उठा। भला मैं बिरजू का टांगा कैसे भूल सकता हूँ। बिरजू का टांगा एक ऐसी सवारी जो रात के वक्त रिक्शा या फिर कोई और साधन ना मिलने पर काम आती है। मैं भी पहले एक बार रात के वक्त उसके टांगे से घर गया था। खैर, मैंने जल्दी से उस चाय वाले को पैसे दिए और उस तरफ चलता बना जिधर बिरजू का टांगा खड़ा रहता था। कुछ दूर चलने के बाद मैं उस जगह पर आ गया तो मैंने देखा कि रास्ते के किनारे टांगा खड़ा है और बिरजू आग जलाकर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उसके पास जाकर मैंने बिरजू से कहा, पीपल गांव चलोगे क्या बिरजू भैया? जिस पर बिरजू ने कुछ बोला तो नहीं, बस मुझे इशारा करके टांगे पर बैठने को कहा। मैं भी और कुछ ना बोलकर चुपचाप उसके टांगे पर चढ़कर बैठ गया। मैंने जैसे ही उसके टांगे पर बैठा तो टांगे से आ रही तेज बदबू ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। बदबू इतनी तेज थी कि एक पल भी उस टांगे में रुकने का मन नहीं कर रहा था, मगर मैं काफी मजबूर था, इसलिए मुझे इसी टांगे से जाना पड़ेगा। खैर, मेरे बैठने के 2 मिनट बाद ही बिरजू टांगा दौड़ाने लगा और हम उस सुनसान रास्ते के सहारे घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। वो रास्ता इतना सुनसान था कि दूर दूर तक उस रास्ते पर हमारे सिवा कोई दिख नहीं रहा था। अंधेरा तो इस कदर फैला हुआ था कि मुझसे कुछ दूरी पर बैठा बिरजू भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी हम उस सन्नाटे से घिरे रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रास्ते के किनारे से एक आवाज आई, टांगा रोको। उस आवाज को सुनकर बिरजू ने टांगा रोक दिया, जिसके बाद एक आदमी टांगे पर चढ़कर मेरे बगल में बैठ गया। उस आदमी के बैठते ही बिरजू ने वापस से टांगा भगाना शुरू कर दिया। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरे बगल में बैठे आदमी ने कहा, आप इंसान हो या भूत? उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला ये आदमी क्या बोल रहा है। जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, इंसान ही हूँ, भूत होता तो अभी तक आपको मार न देता। मेरे मुंह से ये सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और फिर एक दबी हुई आवाज में बोला, क्या भरोसा, आजकल सवारी नहीं मिलने के कारण बिरजू मरे हुए इंसानों को भी अपनी गाड़ी में ढोता है। ये सुनकर मैं एकदम से सहम गया और मुझे पता चल गया कि इतनी तेज बदबू इस टांगे से क्यों आ रही है। अगर मुझे पहले पता रहता तो मैं इस टांगे पर बैठता ही नहीं। अभी मैं बैठा ही था कि तभी उस आदमी का हाथ मेरे हाथ पर टच हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरा हाथ किसी बर्फ की सिल्ली पर पड़ गया हो।
उस आदमी का हाथ इतना ठंडा था जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। फिर मैंने मन ही मन में कहा, काफ़ी ठंड है इसलिए हाथ इतना ठंडा होगा, मगर इतना ठंडा? और साथ ही इतनी ठंड होने के बावजूद भी इस आदमी ने बस एक ही कपड़ा अपने शरीर पर डाला हुआ है। खैर कुछ भी हो, मैंने हिम्मत नहीं हारा और उस आदमी से कहा, भाई साहब मैं तो भूत नहीं हूँ, पर लगता है आप जरूर भूत हैं। मेरे इतना बोलते ही वो आदमी एकदम से भड़क गया और हम दोनों के बीच तू मैं शुरू हो गई। अभी हम दोनों लड़ ही रहे थे कि तभी उस आदमी ने मुझे जोर का धक्का दिया। वो धक्का इतना जोरदार था कि मैं उस तांगे से नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही मुझे काफ़ी तेज चोट आई, जिस कारण मैं कुछ देर के लिए सुन्न पड़ गया और वो तांगा मेरी आंखों के सामने ही आगे बढ़ता चला गया। मुझे जितना गुस्सा उस आदमी पर आ रहा था उतना ही गुस्सा बिरजू पर भी आ रहा था कि भला उसने तांगा रोका क्यों नहीं। खैर मैं किसी तरह से उठा और मदद के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा, मगर मुझे आसपास एक घर तलक भी नहीं दिखा। मैं उसी तरह पैदल ही आगे बढ़ने लगा। चलते चलते मैं थोड़ा दूर आ गया तो मुझे एक छोटी सी बस्ती दिखी। काफ़ी चोट लगने के कारण मैं मदद मांगने उस बस्ती में गया और एक घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा तो घर से 2-3 लोग बाहर आए, जिन्होंने मुझे इस हालत में देखकर कहा, क्या हुआ आपको? फिर मैंने अपनी पूरी आप बीती उन लोगों को बताई, जिस पर उनमें से एक आदमी ने कहा, ये क्या बोल रहे भाई साहब आप, ये हो ही नहीं सकता। मेरे पूछने पर आगे उस आदमी ने बताया, आज से 1 महीना पहले बिरजू एक लाश को लेकर इसी रास्ते से जा रहा था, तभी पता नहीं उसके घोड़े को क्या हुआ, जो सामने आ रही एक ट्रक से जा टकराया और उसी वक्त बिरजू और इसके घोड़े की मौत हो गई। ये सुनकर मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया और मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और मुझे समझ आ गया कि इतनी बकबक करने वाला बिरजू आज इतना चुप क्यों था। और हो सकता है उस आदमी ने मुझे नीचे ढकेल कर मेरी मदद की होगी, मगर उस चाय वाले ने मुझे बिरजू के बारे में क्यों नहीं कहा कि बिरजू मर चुका है। इस सवाल को मैं ज़्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और वापस से उस आदमी से कहा, तो फिर स्टेशन के पास उस चाय वाले ने मुझे बिरजू के पास जाने के लिए क्यों कहा? जिस पर उस आदमी ने कहा, कौन चाय वाला? स्टेशन के पास तो कोई चाय की दुकान नहीं है। हाँ, एक चाय की दुकान थी। उस चाय वाले की मौत भी 1 महीने पहले ही हो गई है। और हाँ, जब बिरजू का एक्सीडेंट हुआ तब बिरजू उसी चाय वाले की डेड बॉडी को शमशान ले जा रहा था। ये सुनकर मैं और डर गया और मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे, मानो मैं अभी ही बेहोश होकर गिर जाऊंगा। अभी मैं खड़े खड़े कांप ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, भला उस अच्छे भूत का जो आपको टांगे से नीचे धकेल दिया, वरना आप आज जिंदा नहीं होते हैं। और हाँ, आज रात आप यहीं रुक जाइए, सुबह चले जाना। मैंने भी आज रात वहीं रुकना बेहतर समझा। मैं रुक तो गया था, मगर डर के मारे रात भर मुझे नींद नहीं आई और मेरे कानों में रात भर बिरजू के टांगे की आवाज़ ही गूंजती रही। मानो ऐसा लग रहा था कि वो तांगा वापस से उसी रास्ते पर दौड़ रहा है। पूरी रात डर के साथ कटाने के बाद सुबह होते ही मैं अपने घर चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।